तो आज हम पढ़ेंगे हमारी पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले जानते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो साइज में हमारे देश के स्टेट हरियाणा से भी छोटा है और इसकी कैपिटल है ब्रुसेल। यह अपनी बाउंड्री नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ शेयर करता है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ है, लेकिन 1 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इस देश का एथनिक कंपोजिशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग वेलेनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और कैपिटल ब्रुसेल में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। फ्रेंच लोग जो देश में तो माइनॉरिटी में है, लेकिन देश की कैपिटल ब्रुसेल में मेजोरिटी में होते हैं, और डच लोग जो देश में मेजोरिटी में है लेकिन देश की कैपिटल ब्रुसेल में वो माइनॉरिटी में होते हैं। कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी फ्रेंच बोलने वाले लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा पावर होती है, लेकिन मेजोरिटी डच जिनका एजुकेशनल डेवलपमेंट अभी अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इनका नंबर देश में तो ज्यादा है लेकिन देश की कैपिटल में कम है, जिसके कारण 1950s से 1960s तक बेल्जियम में दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बढ़ने लगता है। बढ़ते हुए टेंशन को देखकर बेल्जियम की गवर्नमेंट 1970s से 1993 तक के अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंजेस करती है, जिसके कारण उनका देश अच्छे से चलने लगता है। अब जानते हैं उन 4 चेंजेस के बारे में। चेंज तो वो लोग ये करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी बनेगी तो उसमें दोनों कम्युनिटी, चाहे वो डच हो चाहे फ्रेंच, दोनों कम्युनिटी के बराबर के मेंबर रहें, जिससे कि सिंगल कम्युनिटी किसी भी प्रकार से लॉज नहीं बना सकती थी। दूसरे चेंज में वो लोग कंट्री के दोनों मेन रीजन्स में स्टेट गवर्नमेंट्स बनाते हैं, जिनके काम में सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। तीसरे चेंज में वो लोग ब्रुसेल में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसमें की दोनों ही कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहता है, क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का कहना था कि हम लोगों ने पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो हम लोगों को भी ब्रुसेल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो चेंज में वो लोग इतनी सारी गवर्नमेंट के साथ में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से भी बनाते हैं, जो सभी कम्युनिटी के लिए अलग अलग थी, जिनके पास केवल कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड इशू को सॉल्व करने की पावर्स थी। चारों चेंजेस के कारण बेल्जियम के अंदर पीस स्टेबल हो पाती है और ब्रुसेल को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी बना दिया जाता है। अब बेल्जियम की तो हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन अब बात आती है श्रीलंका। हमारे देश के स्टेट तमिलनाडु से कोस्टल बाउंड्री शेयर करने वाला आइसलैंड कंट्री है श्रीलंका। यहाँ पर भी 2 मेजर सोशल ग्रुप्स है। फर्स्टली है सिन्हाला स्पीकर और सेकंड है तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर देश की पॉपुलेशन में 74% कंट्रीब्यूट करते हैं और तमिल स्पीकर देश की पॉपुलेशन में 18% कंट्रीब्यूट करते हैं। श्रीलंका में तमिल भी 2 टाइप पे डिवाइडेड होते हैं। फर्स्टली मेन श्रीलंकन तमिल, जो वहाँ की पॉपुलेशन का 13% होते हैं, और बाकी 5% बचे हुए इंडियन श्रीलंकन तमिल, जो अंग्रेजों के टाइम में कई जनरेशन पहले प्लांट्स में काम करने के लिए श्रीलंका गए हुए। सिन्हाला बोलने वाले लगभग सभी लोग बुद्धिस्ट थे, और जो लोग तमिल बोलते थे वो तो या तो हिंदू थे या मुस्लिम, और 7% लोग जो कि क्रिश्चियन थे, जो दोनों प्रकार की सिन्हाला भी बोल पाते थे और तमिल भी बोल पाते। 1948 में जब श्रीलंका आजाद हो जाता तो वहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर देश में अपना दबदबा बना लेते हैं, जिसके कारण श्रीलंका में मेजोरिटियन पॉलिसी वाली गवर्नमेंट आ जाती है, जिसमें सारे पॉलिसी मेकर सिन्हाला कम्युनिटी के होते हैं। और वो 1946 में ऐसा रूल या ऐसा एक्ट लेकर आते हैं जिसमें वो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। सिन्हाला लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटीज में पोजीशन सिक्योर कर देते हैं और बुद्धिज्म को प्रमोट करने लगते हैं। ये सारे चेंजेस सिन्हाला लोगों के फेवर में होते हैं, जिससे तमिल लोग गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि ना उनको गवर्नमेंट जॉब में कोई राइट मिल रहा था, ना ही उनको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कोई राइट मिल रहा था, और ना ही उनके लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जा रहा था, जिसके कारण तमिल और सिन्हाला दोनों लोगों के बीच में एक टेंशन सी क्रिएट होने लगती है। नहीं कोई बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर उनकी बात मानता है, नहीं उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस किए जाते हैं, जिसके कारण श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोग गुस्सा हो जाते हैं और 1980s के आते तक के अपनी बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बनाने के लिए मांग करते हैं। इंडिपेंडेंट तमिल इलम, जिसका मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, जो कि श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में होता है, जहाँ पे मेजोरिटी में तमिल लोग रहते थे। लोगों की ये भी डिमांड ठुकरा दी जाती है, जिसके कारण श्रीलंका के हालात और बिगड़ने लगते हैं और वहाँ पे सिविल वॉर होने लगती है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं और कई लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ता है। कई लोगों के मकान, दुकान सब कुछ तबाह हो जाते हैं। हमने 2 कहानियां देखी और दोनों से हम लोगों ने सीखा कि जहाँ पावर शेयर की जा रही है वहाँ के लोग अच्छे से रह रहे हैं, और जहाँ पावर शेयर नहीं की जा रही है वहाँ के लोगों के बीच में टेंशन है, झगड़े हैं। ये पावर शेयरिंग के रीजंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रूडेंशियल रीजन, जिसमें कम्युनिटीज और सोशल ग्रुप्स के बीच में झगड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है मोरल रीजन, जिसमें ज्यादा लोगों के इन्वॉल्व होने के कारण डेमोक्रेसी अच्छे से चलती है और डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस जो होती है वो आसानी से हो पाती है। रीजन तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अब बात आती है पावर बांटी किस टाइप से जाती है। फर्स्ट टाइप में पावर बांटी जाती है हॉरिजेंटल मॉडल। यहाँ पर गवर्नमेंट अलग अलग ऑर्गन जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर बांटी जाती है, जिसमें ये लोग
एक दूसरे के द्वारा बनाए गए लॉज को मेजर करते हैं, चेक करते हैं, इसलिए सिस्टम को चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। सेकंड पर आता है फेडरल गवर्नमेंट, जिसमें पावर्स को वर्टिकल लेवल पर बांटा जाता है। इसमें फर्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड में स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड लेवल पर रीजनल या लोकल गवर्नमेंट पाई जाती है। ये सिस्टम इंडिया में भी पाया जाता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी पाई जाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी पाई जाती है और लोकल गवर्नमेंट यानी म्यूनसिपालिटी या पंचायत गवर्नमेंट भी पाई जाती है। थर्ड पर आता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको हम लोगों ने बेल्जियम में अच्छे से देखा। यहाँ पर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेस पे गवर्नमेंट बनाई जाती है। ऐसा ही कई सारी कंट्रीज में भी कम्युनिटीज गवर्नमेंट बनाई जाती है, जैसा कि हम लोगों को भारत के केस में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे SC ST जैसे वीकर सेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन में और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में रिजर्वेशन दिया जाता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब में भी उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो पर आती है पॉलिटिकल पार्टीज और एक्सटर्नल प्रेशर ग्रुप्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, डेमोक्रेसी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती है, क्योंकि लोगों की बहुत सारी आइडियोलॉजीज होती है और लोग अपनी अपनी आइडियोलॉजीज के हिसाब से अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में जीतने वाली पार्टी के साथ साथ में बहुत सारी अदर पार्टीज भी होती है जो गवर्नमेंट के ऊपर गलत और सही फैसले को लेकर प्रेशर्स बनाती है। जैसे कि स्टूडेंट, फार्मर और वर्कर यूनियंस भी पाए जाते हैं जो अपने अपने फेवर में फैसले लाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी किसान आंदोलन और कई सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को भी देखा होगा। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।